नमस्कार दोस्तों। अभी धुरंधर पिक्चर की बड़ी चर्चा हो रही है। धुरंधर 1 पिक्चर देखने के बाद ही मन में बहुत उत्सुकता थी कि धुरंधर 2 आए और इसे देखें। नवीन जी के कहने पर कल हम पिक्चर देखकर आए और बहुत ही आनंद आया और बहुत सी बातें, जो डॉट्स इसमें जो इंडिया पाकिस्तान के दिखाए गए हैं, डीमोनेटाइजेशन से संबंधित और भी कई सारी चीजें, तो जो वो कैश फ्लो कोरिलेट हो रहा है, जो डेट्स कोरिलेट हो रही हैं, उसको हम बैंकिंग की टर्म्स में और फाइनेंशियल टर्म्स में थोड़ा सा चर्चा नवीन जी से आज करना चाहेंगे। क्योंकि ये जो चूरन के नोट वाली स्थिति हमने यूएस डॉलर की डिस्कस जी करी थी, जी जी वही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में चूरन के नोट भेज रहा था ताकि जो है हमारा चूरन बन जाए और उसके मजे आ जाए। जी। तो सर, वेलकम। और नमस्कार नमस्कार। क्या रजत जी। आप कहेंगे ये जो चूरन के नोट की कहानी पाकिस्तान ने शुरू करी थी या क्या हुआ था उसके बारे में? तो रजत जी, जैसे आपने बताया चूरन का नोट, आपने सही एनालॉजी यूज करी है। और जो हमारी मूल मान बात चल रही है पीछे हमारे चर्चा में जी कि एक कैश फ्लो है, एक स्टोरी आगे है, एक स्टोरी पीछे है। पीछे तो जो स्टोरी आगे है वो तो हमने धुरंधर 1 और 2 में देखी, देखी थी, है ना। राइट। और जो आम चर्चा में है कहानियां, हम्म। तो जो आपका कहना है कि जो कैश फ्लो चूरन के नोट वाला चल रहा है उसके पीछे की स्टोरी क्या है, जी बड़ी मजेदार स्टोरी है। जी तो आज हमारी चर्चा हम शुरू करेंगे। तो आप याद करिए सर, धुरंधर 1 जब आपने देखी, जी तो मुझे जहां तक याद आ रहा है धुरंधर 1 का जो पहला सीन ही था IC-814 की हाईजैकिंग, जी जी, बिल्कुल याद है मुझे। है ना। हाँ, और डोभाल साहब जो है नेगोशिएट करने के लिए नेगोशिएट जाते करने हैं गए थे, हाँ। और मसूद अजहर जो है वहां अंदर, उसको छुड़वाने के लिए छुड़वाने बात के हो रही लिए। है। जी और क्या नाम था वो, जौहर मिस्त्री, जिसका अभी धुरंधर 2 में एनकाउंटर बाद हुआ में था। एनकाउंटर दिखाया। जी ही वॉज वन ऑफ द मतलब की जो पर्सन जो है हाईजैकर 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 वाले में से राइट। था। तो अब हम देखेंगे कि कैसे धुरंधर 1 में वो जो स्टोरी है IC-814, वो ऐसे ही नहीं है, वो एक अच्छा डॉट है। अच्छा, वो ठीक है। भी एक डॉट वो है। भी एक डॉट है इस पूरी अच्छा कैश फ्लो का। अच्छा। तो अ, देखिए कहानी क्या है कि जब IC-814 का हाईजैक हुआ, वो काठमांडू से वो फ्लाइट चली, दिल्ली में उतरने का प्लान था, फिर अमृतसर रोकी गई, अमृतसर से फिर सडनली उड़ के वो लाहौर जाना चाहती थी, लाहौर में अलाउ नहीं किया, रीफ्यूलिंग अलाउ किया, फिर कंधार पहुंची। और उसके बाद मतलब भारतीय डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी हार भी है। बाद में वाजपेयी जी को और भाजपा को बड़ा निंदित सा होना पड़ा इस मामले में। हालांकि जी एक सर्वदलीय मीटिंग करने के बाद ही ये सारा डिसीजन लिया गया था कि आतंकवादियों को छोड़ने का जो एक निर्णय लिया, है ना। सर, सबसे बड़ी जो मुझे इस एपिसोड में खराब बात लगी थी कि रीफ्यूलिंग के लिए शायद अमृतसर रुकी थी वो फ्लाइट, हम्म। और अमृतसर हम उसको जो है ट्रैप ना कर पाए और वो वहां से भी निकल वहां से गई। भी उड़ गई, वो एक तो मेजर। मतलब वो भी मुझे वाजपेयी गवर्नमेंट की कुछ कमजोरी दिखाई दी। अब इसके पीछे क्या कहानी है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो आम जनता है और गहराई तो आप लोग जानते हैं जो स्टडी इतनी करते हैं। ठीक है, तो जी हम चलिए उसमें भी एक दो चार चीज बात करेंगे। तो वो जो IC-814 की जो फ्लाइट थी ना, हम्म, उसका कैसे डीमोनेटाइजेशन से लिंक है मैं बताना चाहूंगा कि उसमें एक बंदा बैठा हुआ था। जी एक्चुअली दैट वाज द की पर्सन जिसके बारे में बात की होती है कि जिसकी वजह से ये सारा हाईजैकिंग में आतंकवादियों को छोड़ने वाला एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन जो है भारत सरकार को लेना पड़ा। हम्म, उसमें मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसा हम जानते हैं कि वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिसंबर लास्ट वीक की बात थी, 1999। ठीक है, हम्म, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में पूरा एपिसोड चला। 1999 का देश जो है नए साल का इंतजार कर रहा था जी और उस टाइम वो घटना हुई थी। बिल्कुल। और आप देखिए कि वो बेसिकली मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब जो जो भी उनके अंदर पैसेंजर्स थे, हम्म, उनका ह्यूमैनिटेरियन और ग्राउंड पे उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ले जाके प्रधानमंत्री घर के बाहर जो है प्रदर्शन हाँ, वगैरह एजिटेशन हुए, हुए थे बहुत एजिटेशन जबरदस्त। हुए।
और देश भर में ऐसा माहौल बना दिया गया, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था। बहुत ज्यादा प्रेशर। तो दिखाया तो ये गया कि वो प्रेशर इस तरह से है, लेकिन वो प्रेशर के बनाने के पीछे एक उद्देश्य उस एक बंदे को छुड़ाना जरूर था। अजहर महमूद? अजहर महमूद नहीं, जो फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ था, अच्छा है ना। हालांकि उसका नाम जो भी रहा हो, इट इज नॉट इन अच्छा अच्छा, उस फ्लाइट के अंदर एक पैसेंजर एक पैसेंजर था अच्छा जो इतना इंपॉर्टेंट था, ओके, और वो सैटेलाइट फोन लेके बैठा हुआ था, ऐसा बताया जाता है। अच्छा ठीक है, जी। तो एक धुरंधर हम भी थोड़ा सा आपको स्टोरी लाइन के पीछे बताएं, ये जो पिक्चर में नहीं दिखाया पिक्चर में नहीं दिखाते, जी। इन पब्लिक डोमेन में भी वो इंफॉर्मेशन इस तरह से नहीं है। जी। तो उस बंदे का नाम था रॉबर्ट ग्योरी। रॉबर्ट ग्योरी। कभी उसके बारे में गूगल करके आप फाइंड आउट करेंगे। जी। और वो था एक्चुअली द की पर्सन ऑफ डेलारू कंपनी। ओके, अब आप पूछेंगे डेलारू क्या डेलारू है? क्या, हाँ काय की कंपनी है क्या? तो डेलारू कंपनी का यहाँ से एक एंट्री होती है, और हम बात करेंगे फिर कैसे कैसे डीमोनेटाइजेशन में डेलारू कंपनी का क्या बहुत बड़ा रोल था। एक्चुअली डेलारू कंपनी एक यूके बेस्ड कंपनी थी, अच्छा जिसकी एक्सपर्टाइज थी नोट प्रिंटिंग में। अच्छा। तो करेंसी नोट प्रिंटिंग में उन्होंने एक ये हम बात कर रहे हैं वाजपेयी जी की सरकार चली गई, मैंने तो केवल खाली इंडिकेशन दिया कि मतलब उस फ्लाइट में एक एक पैसेंजर था, उसका और नाम उसका नाम रॉबर्ट ग्योरी था, और वो डेलारू कंपनी का एक बड़ा, मतलब कह लीजिएगा स्टेक होल्डर करता था, सीईओ हाँ, था या मालिक ठीक था, है। व्हाटएवर। तो वहां से हम बात को यहाँ छोड़ते हैं, क्योंकि धुरंधर 1 में वो क्या दिखाने के पीछे क्या उद्देश्य था। आतंकवादी तो थे ही थे कि आतंकवादी छोड़ने की वजह से भारत में उसके बाद आतंकवाद एक नए आयाम छूने लगा। ठीक है, तो खैर इसके बाद 2004 में वाजपेयी सरकार चलेगी, 2004 से 2014 तक फिर यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें दो चली। सरकारें रही। और उन सरकारों के दरमियान कहना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में तो सारे फैक्ट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही हैं, कि भारत की सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई, जो इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता का, जो लास्ट में धुरंधर 2 में देखा आपने, उसका मर्डर दिखाया गया आपका, कैसे ही वाज इन्वॉल्व्ड, ही वाज अ कॉन्ड्यूट बेसिकली प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ आईएसआई। तो खैर फिर हम अपने डॉट जोड़ने के इस प्रोसेस में अपनी कहानी को पीछे लेके जाते हैं। तो ये डेलारू कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक धुरंधर 1 में आपने एक चीज और देखी होगी, जहां पे एक डायलॉग आया था कि एक गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने कॉम्प्रोमाइज करके करेंसी नोट्स के लिए किसी कंपनी को हेल्प करी है, लाइक दैट एक डायलॉग था, कुछ था तो, है ना। तो वहां भी ये कहानी टच अपॉन करी गई थी। अच्छा। और वो जो मिनिस्टर का नाम था, वो नाउ एवरीबॉडी नोज, वो एक हमारे एक जाने माने फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और उनका बेटा जो है वो और ज्यादा नोटोरियस रहा है, कीर्ति चिदम्बरम। हाँ, और चिदम्बरम साहब, कार्ति चिदम्बरम, और चिदम्बरम साहब जो है एक उनका भारतीय फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक अलग ही, हिंदुस्तान को डुबोने में बहुत बड़ा डुबोने जी। तो वो जो डेलारू कंपनी है, अब हम अपनी बात को थोड़ी सी धुरंधर से डेलारू पे ले जाते हैं जी। तो हुआ क्या कि 2004 से 2000, अब एक बड़ी मजेदार क्रोनोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम डॉट्स को जोड़ेंगे। हाँ, उस टाइम ये जो डीमोनेटाइजेशन से पहले की जो घटनाक्रम है, कि कैसे, जैसे हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं डॉलराइजेशन क्या हुआ, है ना। तो इसी तरह से हम डीमोनेटाइजेशन के लिए समझेंगे कि फेक करेंसी का पूरा गेम चालू कैसे हुआ। तो फेक करेंसी के पूरे गेम में डेलारू कंपनी का एक बहुत बड़ा अहम रोल था, और उसमें चिदम्बरम साहब 2004 से 2014 तक वर्चुअली बीच का एक पीरियड है, 2008 से 12, 2009 से 2012, जनवरी 2009 से जनवरी समटाइम्स 2012 तक चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, वो होम मिनिस्ट्री में शिफ्ट हो गए थे। आप याद करिए जब 26/11/2008 में हुआ था, तब शिवराज पटेल जो है थे, उनको रिजाइन करना पड़ा, तो इनको अपग्रेड कर दिया गया। तो फिर उनकी जगह होम मिनिस्ट्री, इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री लेकर आए। प्रणब मुखर्जी जी को बना दिया गया था फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, उसके बाद प्रणब मुखर्जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। तो आप देखोगे कि इसमें 2004 से 2008 के बीच में, और उसके बाद 2012 से 14 के बीच में चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक फाइनेंस सेक्रेटरी उनके बड़े प्रिय हुआ करते थे चिदम्बरम साहब के।
जी। हाँ, उनका नाम था अरविंद मायाराम। अरविंद मायाराम। ठीक है, तो वो माया के खेल में मायाराम ही थे। बहुत बड़ा गेम किया उन्होंने। तो अरविंद मायाराम अभी अभी भी ढूंढेंगे तो पीछे आई थिंक कुछ समय पहले सीबीआई ने उन पे एक केस भी रजिस्टर किया, है अच्छा। ना। और ये माना जाता रहा कि अरविंद मायाराम जब फाइनेंस सेक्रेटरी थे और चिदम्बरम साहब के टाइम में डेलारू कंपनी को एक ठेका दिया गया करेंसी नोट छापने का, भारत सरकार का। राइट। और उसमें उसमें यह था कि कंपनी जो है डेलारू एक कलर शिफ्ट कोड डालेगी। जैसे आप करेंसी नोट देखते हैं ना, क्योंकि फेक करेंसी को आपको बचाने के लिए जो आपके जो जो करेंसी बनाओगे उसमें ऐसे ऐसे आपको फीचर्स डालने हैं कि सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टू काउंटरफिट। टू काउंटरफीट। ठीक है, तो एक तो पेपर वाज वन ऑफ द थिंग, जो एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर था जो इस कंपनी से ने कहा कि ये ऑफर करेगी। और इस कंपनी ने ये बोला कि कलर शिफ्ट थ्रेड एक इन्होंने नया उसमें फीचर डाला कि आप जैसे उसको चेंज करते हो ना, आपको याद हो 500 के पहले नोट देखते थे तो हल्का सा टिल्ट करेंगे तो कलर चेंज होता है, कलर चेंज उसकी जानने के लिए। जी। तो वो जो थ्रेड है दैट वाज आल्सो टू बी सप्लाइड बाय बेलारूस। डेलारू, डेलारूस, सॉरी। डेलारू कंपनी। तो लेकिन फिर ये कंपनी को ठेका मिल गया। अच्छा, होता क्या है आम तो, अच्छा दिस इज अ यूके बेस्ड कंपनी। ओके। अच्छा, अब होता क्या है आमतौर पे एक गवर्नमेंट की एक कंडीशन रहती है कि भाई जो कंपनी हमको ये सप्लाई कर रही है इट विल बी एक्सक्लूसिव टू अस, बिकॉज इट्स करेंसी का मामला है ना। एंटायर फाइनेंशियल मतलब जो पूरा उसकी नर्व है वो करेंसी है कंट्री की, उसमें कुछ आप ढील ढाल नहीं कर सकते। पर हुआ क्या, लेटर ऑन इट केम टू बी, जो बाद में पता चला कि भाई ये जो डेलारू कंपनी है ये पाकिस्तान को भी ये भी ये सुना था एग्रीमेंट मैंने है, कि हाँ कि करेंसी और थ्रेड पाकिस्तान को भी सप्लाई करती है। एंड जो वो पाकिस्तान इज अपरेंटली एनिमी कंट्री, आपको तो ये क्लॉज डालना ही होता है कि भाई आप हमारे, आप भी बिजनेस करते हैं तो आप भी डालोगे, हमारे कंपटीटर को ये नहीं करोगे या टेक्नोलॉजी दे रहे हो तो देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो ये तो करेंसी का मामला है। तो दैट वाज वन फ्लॉ। एंड सेकंड वाज, इवन when this proposal was signed by ministry for rolling in that Delaru company, they were not having the patent of that thread. आप समझिए, उसने केवल अप्लाई किया है, आपने उसको एग्रीमेंट दे दिया। इवन जब कंपनी को असाइन हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया, एवरीथिंग हैपेंड, उसके कई साल बाद के बाद दे कुड गेट द पेटेंट ऑफ दैट। कमाल। तो इसीलिए अरविंद मायाराम जी पे जो बेसिकली केस जो सीबीआई वाला चल रहा है, आपने क्या देखा, क्या कि भाई आपने कैसे इतना बड़ा फ्लॉ कैसे हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे, आप जब हम धुरंधर में देखते हैं, धुरंधर द रिवेंज में देखते हैं कि कैसे वो जो बंदा है जावेद खनानी है ना, वो भी एक बड़े मजेदार के। अब एक्चुअली क्या है कि आदित्य धर ने जो पिक्चर बनाई है इसमें ये सारे रोल रियल लाइफ में मिलेंगे आपको, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यू विल बी एबल टू ज्वाइन द डॉट्स। और हमारे ये जो एपिसोड है वो भी बेसिकली इट्स एन एफर्ट टू मेक पीपल एनेबल अंडरस्टैंड कि भाई आप भी ज्वाइन कर सकते हो सारे डॉट्स। जस्ट आप हमारे कीज पॉइंट पकड़िए और यू डू योर ओन रिसर्च एंड देन यू विल कम टू नो कि डीमोनेटाइजेशन और जो फेक करेंसी का कितना बड़ा खेल भारत में चल रहा था। तो खैर, हम फिर दूसरा पॉइंट पकड़ा अब हमने, जावेद खनानी। एक्चुअली जब आप गूगल करिएगा तो KKI डालिए, खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल। अच्छा, ये बहुत बड़े मनी एक्सचेंजर होते थे पाकिस्तान के और बताते हैं कि 40% ऑफ द जो हवाला मार्केट है ना इनके कब्जे में था। ओहो, समझिए 40% है ना। तो हाँ, तो हम ये देखेंगे कि खनानी ब्रदर्स जो थे, इनका एक्चुअली ब्रदर्स लिए कहते हैं, इनका अल्ताफ खनानी करके वो यूएस ऑपरेटिव था। पिक्चर में भी दिखाया कि तुम्हारा भाई यूएस में, वो भी कहता है कि प्रॉब्लम में आ गया यार, मैं भी प्रॉब्लम में आ गया, जावेद खनानी बोलता है फिल्म में। ठीक है, तो खैर अब हम देखते हैं कि कैसे आपने यहाँ पे भारत में वो जो डेलारू कंपनी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज डील करने के बाद आप ले गए, आप आपके पास मोल्ड। अच्छा, ऐसी कहानियां भी हैं कि मोल्ड वाज आल्सो गिवन टू पाकिस्तान। हिंदुस्तानी करेंसी का मोल्ड पाकिस्तान को दे दिया गया है ना। ऐसी भी स्टोरीज पीछे हैं, आई विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई। लेकिन एक एसपीजी में मैडम सोनिया के साथ उनके एसपीजी के एक
डायरेक्टर जनरल थे। अब जब लोग खोजेंगे, एक मिस्टर बीवी वांचू के बारे में जरा जानिएगा, मैं दर्शकों को बोलता हूँ, यू ट्राई टू मेक ए सर्च, देन आपको एक और रिवीलिंग चीज मिलेगी। खैर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, मैं भी डेलर ऊपर ही रहता हूँ। जी तो उनके पास मोल्ड है, उनके पास करेंसी पेपर है, उनके पास धागा है। धागा है। अब रही क्या गया? अब रह गया। शायद रह इसीलिए आप याद करोगे, जब भारत के अंदर जो फेक करेंसी प्रचलन में थी उस पीरियड में, जी यू कैन रिमेंबर इवन बैंकर्स वर नॉट एबल टू ट्रैक। इवन ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि भाई एटीएम से बैंकों के फेक करेंसी निकली है। वाह, इस तरह के इंस्टेंसेस भी मैं उनको मतलब वेरीफाई नहीं बिल्कुल करता, लेकिन हाँ, ऐसी खबरें भी थी। नेचुरल उन्होंने बिल्कुल तो रियल हाँ, तो वो जो करेंसी थी, किस तरह से जो है भारत के अंदर पूरा एक पैरेलल इकोनॉमी का गेम फैल रहा था। और आप इसीलिए देखोगे कि जो भारत की जो आपके अंदर जो एक्चुअल करेंसी है, तो आरबीआई प्रिंटेड नासिक प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश होके आ रही है, और दूसरी जो बाहर से पंप इन हो रही है, वो ऑलमोस्ट लगभग बराबर या उससे भी ज्यादा हो गई। तो एक डबल पैरेलल इकोनॉमी जो है, इट वाज देयर। एंड जैसा आपने शुरुआत में बोला कि एक चूरन का नोट है ना, वो भारत के अंदर पंप इन कर दिया गया। हाँ, तो जैसे यूएस ने सारा चूरन का नोट दुनिया में डाला, वैसे ही पाकिस्तान वो चूरन का नोट यहाँ डाल रहा था। उससे मुझे लगता है आतंकवादियों को फंड कर रहा था, नक्सलाइट्स को फंड कर रहा था, और उसके लिए कश्मीर के पत्थरबाजों को फंड कर रहा था। इसका मतलब ये था कि छापे जाओ और मजे लिए जाओ, और मरेगी कौन? हिंदुस्तान की जनता और सरकार। और इन्फ्लेशनरी, आप देखो इतना भयानक इन्फ्लेशन भारत की जनता झेल रही थी उस पीरियड में। जी तो आज बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं ना जी कि भाई डीमोनेटाइजेशन मोदी ने किया और उसके बाद 99% पैसा तो वापस आ गया, हाँ, सो क्या फायदा हुआ? हाँ, भाई ये जो सारा पैसा जो डबल जैसे वॉल्यूम, जैसे पिक्चर में दिखाया था 60,000 करोड़ रुपए था। अगर वो फिगर सही है तो ये ह्यूज अमाउंट, इट्स ह्यूज अमाउंट। एंड इट वाज एक्चुअली, वो तो पिक्चर में तो दिखाया कि दे कुड एबल टू शट इट, बट दिस गेम वाज गोइंग ऑन ना, बहुत सारा ये तो कंटिन्यूअसली सिस्टम चल के रहा अंदर था, which has been used also। 60,000 करोड़ इससे पहले भी पंप हो चुका मैंने होगा, बताया। ये जाने वाला होगा, और आगे भी ये तो चलता ही रहता है। तो जैसे जैसे आपने बताया, जो राइज ऑफ नक्सलिज्म जी है ना, कश्मीर में ये जो आप पत्थरबाजी, जी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, जी और भारत में जगह जगह जहां मर्जी बोलो अपना बम फट रहे थे। तो एक्चुअली उसके पीछे कैश फ्लो होता है ना, somebody is to be given money। तो आप कहां से, कोई अपने अकाउंट से झाड़ के थोड़ी देगा, ये सारा पैसा बाहर से आ रहा था। मतलब कंट्री वाज ऑलमोस्ट इन द ग्रिप ऑफ आईएसआई और इट्स टूज। मतलब चला बेशक कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन जो शिकंजा था वो आईसीआई का पूरी तरीके से देश पे हावी हो चुका। जैसे पिक्चर में भी दिखाया जी है ना, जैसे वो एक नेताजी जो थे जिनको उड़ाया गया कि भाई वो थे वाज अ कॉन्ड्यूट, अतीक अहमद साहब साहब है ना, माफिया। तो अब आप देखेंगे, हम जो डॉट लिंक करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरा चीज खनानी की बात की हमने, जावेद खनानी, जैसे मैंने बताया केकेआई करके एक जो कंपनी थी है ना, खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल। डीमोनेटाइजेशन किस डेट में हुआ? डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 को जी। और जैसा पिक्चर में दिखाया, आप डॉट लिंक करिए, खनानी ने साहब की सुसाइड कब किया? दिसंबर, आई थिंक 4 दिसंबर 2016 को, विद इन ए मंथ्स टाइम, एक ही महीने में उसकी हवा निकल गई। उसमें दिखाया है कि इवन इफ यू गो एंड मेक ए गूगल सर्च, यू विल कम टू नो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से कूद के उसे बताया जाता है सुसाइड कर लिया एंड ऑल। पिक्चर में दिखाया कि उसे मार दिया गया। चलो वो नहीं, जो भी कुछ करा, जो भी किया, मतलब इवेंट टू एंड। हाँ, वो तो पिक्चर में तो थोड़ा सा आप उसको पिक्चराइज करने के लिए फिल्मी एंगल डालोगे ना आप उसके अंदर जी। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये पूरा डीमोनेटाइजेशन, कैसे आपका मनी जो है भारत के अंदर मूव कर रहा था। अच्छा, इसमें ना देखिए एक और चीज, जैसे अभी आपने उस टाइम में एक मेरे को बात किया कि वाजपेयी जी की सरकार में ये हुआ वो हुआ, मैं हमारे दर्शकों को फिर बोलूंगा कि वाजपेयी जी की सरकार में एनएसए कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा जी थे। हाँ, अरे कांग्रेस के टाइम में भी एनएसए थे, है ना? हाँ, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं, ये कांग्रेस के टाइम में नहीं थे, कांग्रेस के टाइम में तो जयंत दीक्षित आ गए थे, बट ही वाज वेरी क्लोज टू कांग्रेस।
लेकिन कांग्रेस के टाइम में क्या क्या थी ये पोजीशन? एक्चुअली ही इज एन आईएएस ऑफिसर ना, प्रोमिनेंट आईएएस रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह की पोजीशन इनकी रही है। तो इनके बारे में एक आप, मैं दर्शकों को बोलूंगा कि एक गूगल अपनी रिसर्च करिएगा। इनकी बेटी का नाम था, यह नाम है ज्योत्सना मिश्रा। ज्योत्सना मिश्रा के हस्बैंड कहाँ के थे? इटालियन। ओहो। तो एक कहानी पूरी चलती है कि वाजपेयी जी की सरकार किस तरह से गई कि उनके एनएस, एक तो हमारे पास डोभाल साहब है, मोदी जी दैट वे वेरी एडवांटेज पोजीशन पर है कि उनके पास डोभाल साहब जैसे एक कमिटेड बंदे हैं, और वाजपेयी जी के पास ऐसा एनएसए नहीं था, उनके एनएसए का दामाद जो इटालियन था। तो आप समझ सकते हैं वाजपेयी जी की गवर्नमेंट का फेट क्या होना था। खैर, दो तीन और मजेदार बातें मैं आपको इस पूरी डीमोनेटाइजेशन वाली चीज से लिंक करके बताता हूँ। एक और मजेदार बात है कि देखिए, डीमोनेटाइजेशन हुआ हमारा नवंबर में जी, 8 नवंबर जैसे हमने बात किया जी। और जो हमारे उसके बाद जो नोट छपे उस पे किसके साइन थे, आपको याद है? उस समय तो जो गवर्नर थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, हाँ ठीक है। और उससे पहले जस्ट कौन थे? रघुनाथ, हाँ रघुनाथ, रघुराम राजन सॉरी, है ना। तो रघुराम राजन को कौन ढूंढ के लाए थे? हमारे चिदम्बरम साहब। और वही वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो हम बात करते रहे, वहीं से इंपोर्टेड माल था वो। हालांकि उर्जित पटेल भी वहीं से थे, लेकिन रघुराम राजन जो आज की डेट में भी पता चलता है उनके स्टांस से एंड ऑल, जो व्यू पॉइंट से कि वो किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहे हमेशा। वो तो वेस्ट के ही इन्फ्लुएंस पे रहे, और चिदम्बरम साहब के काफी नजदीक रहे वो तो। खैर, रघुराम राजन गए, उनका मेरे ख्याल से सितंबर, सम 4 सितंबर और व्हाट, है ना, 2016 को उनका टेन्योर खत्म हुआ। हालांकि कोशिश बहुत पूरी थी। अगर उस टाइम उस समय की आप अगर टाइमलाइन को देखेंगे, न्यूज को अगर आप रिकॉल करेंगे न्यूज आइटम्स को, तो एज इफ की शुड बी गिवन सेकंड टर्म बाय मोदी जी ने जो है उसका जो फर्स्ट टर्म था उसको एक्सटेंड नहीं किया, है ना, बस इतना किया था। उस समय भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन हाँ मोदी जी का हो रहा था कि भाई ये शुड बी गिवन अ सेकंड चांस, भाई कैसे लेकर आएंगे, है ना। ही इज मतलब फ्लैम्बॉयंट आरबीआई गवर्नर काइंड ऑफ। एनीवे, ही हैड टू गो। सितंबर 2016 में वो निकले, और उनके 2 महीने के अंदर ही नवंबर में उर्जित पटेल गवर्नर रहे और डीमोनेटाइजेशन हो गया। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि 2 महीने के अंदर आपने सी डीमोनेटाइजेशन में करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए का जो 500 और 1000 का नोट सिस्टम में चेंज करा गया। गवर्नमेंट की तैयारी किस लेवल की होगी, कब की होगी? 2 महीने में तो नहीं हो सकती है, 2 महीने में तो नहीं हो सकती इतनी बड़ी तैयारी, है ना। तो अब आप जानिए कि एवरीथिंग वाज केप्ट रेडी। ठीक है। अगर खाली ब्लैक मनी वाला इशू होता, जिसको बात अपरेंटली कही जाती है, मैंने बताया सामने की स्टोरी होती है, वो दुनिया को दिखाने के लिए ब्लैक मनी वाला कल चल रहा था, लेकिन बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मनी, जो काउंटरफीट करेंसी है, जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटरफीट उसके लिए ये पहले से एक तैयारी थी, और वो 2 महीने के अंदर ही उससे पहले से तैयारी थी। एंड पीपल वर नॉट अवेयर। क्यों पीपल को, जो लोग रहे होंगे उनको पता होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि उर्जित पटेल साहब को भी इसकी जानकारी थी, को भी पहले से इसकी जानकारी रही हो। गवर्नर को नहीं मालूम था क्या? भाई देखिए, बाकी तो खैर कागजों में तो बाकी खैर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया था, एंड उर्जित पटेल हैज आल्सो सेड कि भाई ठीक है, उसके साइन थे एंड ऑल दैट। ठीक है, साइन तो उन्हीं के रहे होंगे, बट कब बताया, ये तैयारी पहले से कितनी थी, या रघुराम राजन को तो डेफिनेटली नहीं पता होगा सारी चीजें। तो हम जानेंगे कि सरकार, मतलब हमारा ये सारी चीजें डिस्कस करने का पॉइंट केवल ये है कि गवर्नमेंट को पहले से बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और उनके ऑब्जेक्टिव कुछ और थे, जो पब्लिक में, जैसे अभी आप मुझसे चर्चा से पहले आप बोल रहे थे ना कि भाई मोदी जी ने पहले क्यों नहीं बताया, जो हम ये सारी चीजें अभी हम बात कर रहे हैं या पिक्चर में बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें पब्लिक फोरम में आप ऐसे करके नहीं ला सकते। आपकी इकोनॉमी, आपकी जो एक आपके ट्रस्ट जो है ना फैक्टर, वो इफेक्ट होता है। तो साहब ये एक चीज और बताइए कि 1000 का नोट इन्होंने बंद करा और 2000 की करेंसी ले आए। मतलब बहुत से लोगों ने उस समय भी कहा कि ये क्या फायदा। बहुत बढ़िया सवाल। हाँ जी, ये क्या कहा है? हाँ, बिल्कुल वैलिड सवाल है भाई। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि भाई
बड़े नोट से जो है, उस टाइम ये बात हो रही थी बाबा रामदेव वगैरह का जो आंदोलन था कि बड़े नोट बंद 100 का नोट ही चला दो, बस है ना। बाबा रामदेव तो यही तो कहते तो थे। तो ये आपने तो बड़ा ही गड़बड़ कर दिया कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चला दिया। जी तो ये तो कहीं से भी पछता नहीं है ना, जी कि भाई ऐसा डिसीजन क्या करने का है। जी लेकिन जब फिर आप हाइंडसाइट पे देखते हो और डॉट्स को ज्वाइन करते हो तो समझ में आता है कि जो हमारी भारत माता के आर्थिक नसों में जो धन बह रहा है, जी ठीक है ना, वो करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोट की वैल्यू थी। उसको आपको सकिन करना है और उसको फिर आपको दोबारा से दूसरा डायलिसिस करना है, डायलिसिस करना है, मतलब आपको जो है हाँ, ब्लड को हाँ, निकालना है, और उसको फिल्टर करके दूसरा फ्रेश ब्लड दूसरा डालना ब्लड डालना है। है। तो जी आप समझिए, और उसके लिए आपको सारा सिस्टम चला के रखना है, हम्म, ठीक है। तो उस दरमियान एक और चीज आपने पॉइंट शायद नोट किया हो हम्म, कि हमने सारे एटीएम भी बदले। एटीएम के अंदर जो आपकी ट्रेज होती हैं और सेंसर्स थे, इट ऑल्सो टुक ए लॉट ऑफ टाइम। जो पीछे एक इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम जो कही गई जब डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में, राइट, एक बहुत बड़ी चीज आई थी कि वो क्यों बदले गए थे? हाँ, वो इसलिए बदले गए थे कि क्योंकि एक्चुअली पेपर उसके पास है, मोल्ड उसके पास है, हाँ खनानी एंड ब्रदर्स एंड आईएसआई के पास है। हाँ, तो आपने उसका साइज बदला, नए वाले का, उसकी थिकनेस बदली। तो क्या हम बाद में भी खदानी से ही नहीं 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 नहीं, बाद वो में तो अभी उससे नहीं नहीं नहीं, बाद में तो मतलब ही नहीं है। बाद में तो भारत सरकार के अपना सारा सिस्टम डेवलप किया पैरेलली, वो तो खत्म ही बात है। तो साहब ये सब सिस्टम हमने पहले क्यों नहीं डेवलप करे थे, ये बाद में ही क्यों हमें सो के जो है हम जागे? क्या ये पहले डेवलप नहीं हो सकते थे इस नहीं नहीं टाइप नहीं के नहीं, से? आप कैसे करोगे ना। आपको देखिए क्या है ना, अगर आप डेवलप करके नए नोट भी लाते हो हाँ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम आपको। अच्छा, देन हाउ व्हाट यू विल डू, आप जनता को क्या बोलोगे? जो जो करेंसी चल रही है, जो प्रचलन में है, जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसको कैसे टैकल करोगे? ये तो आपको सडन शॉक देना ही पड़ेगा ना, आप समझिए। ये सडन शॉक तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको, आप बेसिकली इट्स ए शुद्धिकरण ऑफ करेंसी, करेंसी, नोटों का शुद्धिकरण है। मतलब डीमोनेटाइजेशन का असली शब्द तो यही होना चाहिए कि शुद्धिकरण किया गया। जी जी जी, तो शुद्धिकरण के इस प्रोसेस में उन्होंने वो सारा सेंसर बदलना था, उसकी ट्रेस के वो सारे साइज बदलने थे, मोड्स बदलने थे, ताकि वो नई करेंसी के नोट आए। और जो आपका सवाल कि 2000 का नोट क्यों डाला, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द सिस्टम के अंदर जो वैल्यू ऑफ द करेंसी 15.5 लाख है, उसके लिए मान लो आपके 100 रुपए, 1000 रुपए का नोट जो है, अगर मैं उसको 1000 से ही रिप्लेस करता हूं तो 100 चाहिए, और 2000 से रिप्लेस करता हूं तो 500 चाहिए। तो लोगों को तुरंत अगर निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप सोचिए, व्हेन यू मेक ए कैलकुलेशन कि अगर आपको एटीएम से या पैसे निकालने हैं तो दैट मनी टेकन आउट विल टेक ह्यूज टाइम। तो आप सिस्टम को उस तरह से फीड नहीं, आपने ले तो लिया सारा, अब आपको सिस्टम को वापस भी तो करना है उसी गति से। तो उसी गति से वापस करने के लिए क्या किया, 1000 का नोट लिया, 2000 का डाला। एंड क्योंकि बात की इवेंट बताती है कि 2000 का नोट क्यों डाला, क्योंकि वो केवल टेम्परेरी कार्यक्रम था। बाद में धीरे धीरे वो भी आपने 2000 को भी वापस लिया। तो सर ये उस टाइम जैसे आप बैंकिंग में थे तो आपकी नॉलेज में थी कुछ बातें या कुछ इस तरीके की जानकारी थी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं सीनियर लेवल पे थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक 2011-12 में आई वॉज पोस्टेड एट चंडीगढ़ जी, दैट टाइम। एक मैं सोशल मीडिया और समाचार खबरों से जुड़ा ही रहता था पूरे टाइम। तो एक पत्रकार थे संतोष भारतीय, वहीं चंडीगढ़ के ही? नहीं, चंडीगढ़ के नहीं, वो भोपाल के थे। भोपाल से एक अखबार निकलता था, चौथी दुनिया। चौथी दुनिया। मैं हमारे व्यूअर्स को बोलूंगा, गूगल पे या जैसे भी आप एक सर्च करिएगा संतोष भारतीय जी के बारे में, और उनका अखबार था भोपाल का चौथी दुनिया। चौथी दुनिया में उनके आर्टिकल्स आए थे सर। मैं 11-12 इसके आसपास की बात बता रहा हूँ। एक्चुअली वो जो पीरियड था, अगेन एक और चीज मैं आपको ज्वाइन लिंक करूंगा कि 11-12 का पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है ना, 2008 से 2012 का पीरियड, जहां पे सारी चीजें उद्घाटित हुई। उस समय जब 11-12 में आप वहां थे तो उस समय कांग्रेस सरकार थी। हाँ, वही पूरा, मतलब ये मतलब 4 से 14 के बीच में तो कांग्रेस यूपीए 1 यूपीए 2 थी। तो संतोष भारतीय ने चौथी दुनिया में इस तरह के आर्टिकल लिखे थे फेक करेंसी के बारे में, कि कैसे यूपी के अंदर बैंक के अंदर से जो है फेक करेंसी मिली है, चेस से आती हुई। ओहो, समझ रहे हैं? चेस से आती हुई? जी जी जी, ऐसा संतोष भारतीय का मैंने पढ़ा, ठीक है। और मायावती आई थिंक उस टाइम सरकार थी, मायावती ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड भी किया था। मायावती जी ने रिकमेंड किया था।
खैर वो सारी चीजें हशअप हो गई लेटर ऑन। तो जो आपकी बात है ना कि वहां पे वो डॉट्स थे, फिर ये सारा डेलारू और ये सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में, फिर बाद में अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी को उस टाइम फॉलो करते रहे होंगे तो ही ऑल्सो रिवील्ड सो मेनी थिंग्स बिकॉज ही वाज एंटी, वो चिदम्बरम के कांग्रेस। पीछे वो तो जो सत्तारूढ़ है उसके पीछे नहीं बट वो चिदम्बरम के उनको उनसे चिदम्बरम से खास तो खास मित्र था, खास है ना। तो many things he also revealed during that period, so those things are there, and then being in the financial world you understand कि क्या nitty-gritties हैं, कैसे चीजें जी घूमती हैं। तो तो ये आप एक हाँ, आपका 2000 वाला सवाल का जवाब तो मिला कि भाई बिल्कुल 2000 का बिल्कुल। सवाल का जवाब ये हाँ है। अब सर और अरविंद मायाराम जी का मैंने आपको बताया कि वो एक बड़े की पर्सन है, उस पर भी अभी सीबीआई का जांच चल रही है। जी जी और अब आप ये बता रहे थे कि जो आपके जो कौन सी चौथी दुनिया बता रहे थे हाँ, ना, चौथी दुनिया तो उसके जो जो राइटर थे, जो संतोष एडिटर भारती थे, जी, संतोष हाँ। जी, तो संतोष जी के जो आप आर्टिकल्स उस टाइम पढ़ते थे उनसे आपको ज्यादा जानकारी हाँ, होती मतलब जानकारी क्या, वो कोई जो आपके गैप्स होते नहीं है, वो फिल व्हेन यू होते कीप हैं। ए वॉच ऑन द पॉलिटिकल मूवमेंट, फाइनेंशियल वर्ल्ड, एंड देन दिस काइंड ऑफ जर्नलिस्ट ना दे गिव यू लेकिन आपको इनपुट्स। बैंक के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा बैंक के रही है। थ्रू तो इस तरह से नहीं था, लेकिन नहीं हाँ था। यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। जैसे जी चिदम्बरम साहब के बारे में आपको बताऊं, जी जो मतलब नॉट एज ए बैंक के थ्रू, बट जो फाइनेंशियल नॉलेज आपकी रहती है कि आप समझिए 2000, मैंने बताया ना 2004 से 2008 चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे। जी 2009 से 2008 तक, 2009 से 2012 प्रणब मुखर्जी साहब रहे। तो प्रणब मुखर्जी के साहब के टाइम में बहुत सारी चीजें एक्चुअली वो जो मैंने संतोष भारती वगैरह का बताया वो उस टाइम ही रिवील हुई, क्योंकि प्रणब मुखर्जी वाज क्वाइट एप्रीहेंसिव, ईमानदार भी थे और क्वाइट एप्रीहेंसिव ऑफ मिस्टर चिदम्बरम एक्टिविटीज, क्योंकि चिदम्बरम साहब का रोल अगर आप बहुत सारी चीजों में है, पी नोट्स, एक पार्टिसिपेटरी नोट्स करके एक जी चीजें होती थी जिसके थ्रू आपका पूरा शेयर मार्केट मैनिपुलेट होता था। एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्कैम, अगर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे तो वो देखेंगे भाई, बड़े बड़े खेल हुए हैं, मतलब उन पर भी एक अलग अलग फिल्में बनाए हैं हमारे आदित्य धर साहब, तो और मजा आएगा। अब जैसे ये इतने बड़े बड़े खेल हो रहे थे, अभी हमने पिक्चर से चीज देखी है, यूट्यूब में कुछ वीडियोस के जरिए हम लोगों को जानकारी अब मिल रही है, तो मोदी सरकार तो 2014 से पावर में थी, इन्होंने क्यों नहीं इस चीज को उजागर करा खोल के कि ये इस तरीके से ये सारे ड्रामे हुए, ये हुआ वो हुआ, पैसा इन्फिल्ट्रेट हुआ। तो देखिए आपको याद दिलाऊं, पहले मोदी जी ने कहा भी था कि जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसमें मैं व्हाइट पेपर लेकर आऊंगा, एंड व्हाइट पेपर आता तो सारी चीजें सामने आ जाती। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एक्चुअली वैश्विक पटल पर आप ये सारी चीजें ऐसे बोल नहीं सकते। जब आप एक उत्तरदायी सीट पर होते हो, जब आप एक प्रधानमंत्री या देश की अर्थव्यवस्था को आप तीसरी दूसरी पोजीशन पर ले जाने की बात कर रहे हो, उस टाइम आप अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर ये सारे इतने भयानक ब्लैक होल्स दिखाओगे, ऐसे पैबंद दिखाओगे, ऐसे ऐसी ऐसी चीजें दिखाओगे कि तो वो सही नहीं रहता। तो मेरे मानने में यही है कि सरकार इसीलिए ये सारी चीजें ओपनली तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जब थिंग्स हैव गॉट स्टेबलाइज्ड, चीजें अब जैसे आप देख रहे हो कि चीजें बहुत अपने नियंत्रण में आ गई हैं, बैंक भी एक बड़े एनपीए की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, आज देख रहे हैं भारतीय बैंक जो है अपने आप में सक्षम है, रनिंग प्रॉफिट्स सबसे ज्यादा सरकार को प्रॉफिट दे रहे हैं, है ना। इस पब्लिक सेक्टर बैंक जिनके बारे में सारा कुछ बोला जाता था, आज इतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज इस स्थिति में सरकार है, मेरे को लगता है कि अब थ्रू अदर चैनल्स, है ना, वो राज खोल रही है। और मुझे लगता है कि आदित्य धर को भी सरकारी सूत्रों से और बहुत सारी इस तरह से खबरें मिली होंगी, क्योंकि आप डॉट्स जब जोड़ते हैं ना, तो मैं देखता हूं कि धुरंधर पिक्चर में बड़े मजेदार डॉट है। एक बंदा है जो आप देखते हो ना कि जो लास्ट में जो आई, जब हमारा ये क्या नाम है इसका, रणवीर जब फंस जाता है, जब उसको मारने के लिए आईएसआई का जो एक राजज्योत्सी का क्या नाम था पिक्चर में, ध्यान नहीं आ रहा, वो जो एक आईएसआई का जो डीजी वगैरह था ना, जो उसका भी बाप था, उसका भी बॉस था ना, क्या नाम है अपना, इकबाल का, मेजर इकबाल का जो बॉस जो लास्ट में लेके आया था ना राजज्योत्सी को, जी है ना। तो फिर डोभाल साहब का फोन आता है उसके पास, कहता है भाई तेरी इजराइल की फाइल, फलानी फाइल, ऐसा करके। अच्छा हाँ, वो जो है आखिरी सीन जब वो टॉर्चर कर रहे थे, जब वो टॉर्चर कर रहे थे, देन ही हैज टू से कि बढ़ाना पड़ता है, तो बोला कि भाई छोड़ के आ इसको, है ना। तो
वो भी एक बड़ा रियल लाइफ का करेक्टर है। मैं दर्शकों को बोलूंगा, आप क्या नाम था, हामिद नहीं, जैद हामिद, ज्यादा। जैद हामिद, डीजी आईएसआई था। अच्छा, जैद हामिद था, है ना, उसके नाम से सर्च करिएगा उसको। तो उसकी कहानी थी उसकी एक्चुअली। एक्चुअली कहानी है वो, अच्छा, मतलब जो आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो है पाकिस्तान में उसको पनिशमेंट मिला है 15 साल की जेल के लिए, जेल में अंदर वो। तो ओह, नाउ यू सी इसका मतलब ये बात कितना सच ग्राउंड है। वर्क है, कितना बिल्कुल, ग्राउंड वर्क काफी गहराई तक है। गए हाँ हैं हाँ ये, हाँ काफी हाँ गहराई हाँ तक गए हैं। हाँ। तो सर अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना जी चाहूंगा जी जी। कि ये जो 500 रुपए का नोट है, हाँ, मुझे तो हर सवाल है। क्या इसका फ्यूचर भी खतरे में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल खतरे में है। पीछे पीछे आई थिंक निर्मला ताई भी बोल चुकी हैं, है ना, जी जी। कि धीरे धीरे आई थिंक अप्रैल तक 50-80% कम होने का है। हम्म, और एनी टाइम सेकंड डीमोनेटाइजेशन, बिकॉज देखिए क्या है ना, इकोनॉमी को चलाने के लिए इतने बड़े नोट तो 2 नंबर को ही बढ़ावा देते हैं, सही बात, ठीक है ना। सही बात। तो आप ये मान के चलिए कि 500 का नोट जल्द ही बंद होगा। लगभग कब तक लगता है आप? मेरे ख्याल से देखिए अभी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी अभी इस तरह की चल रही है, बट मे बी दिस ईयर हाँ, अभी तो समटाइम। दुनिया वैसे ही टर्बुलेंस में हाँ चल बट रही है, हाँ, वॉर लेकिन चल रही है। लेकिन फिर भी जब वो, थोड़ी चीजें थोड़ी नॉर्मल लेकिन होंगी। शुद्धिकरण के चलते ये 500 का हाँ, नोट मुझे लगता है इस साल वैसे भी हाँ मोदी जी ने यूपीआई, डिजिटल करेंसी हाँ हाँ, और ये जो है डिजिटल मनी, इसको इतना ई प्रमोट रूपी कर एंड दिया ऑल, है, हाँ ई ठीक ठीक। रूपी वगैरह। तो मुझे तो लगता है ये धीरे धीरे करेंसी का, पेपर करेंसी का खाली हाँ बहुत ही छोटे स्तर पे इस्तेमाल रह बिल्कुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल, अभी लगता है। मेन पर्पस तो यही है। और आने वाला समय, जैसे हम अपनी मूल चर्चा में बात कर रहे हैं जी कि डिजिटल करेंसी ही आगे फ्यूचर है, जी। तो बट 500 का नोट उसके लिए भी अलविदा करने का वक्त आ गया है। अब सर हमारा भी अलविदा करने का वक्त आ गया है। जी जी जी। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, हाँ, हाँ। और कैसे जो है इतनी सारी चीजें आपने डॉट्स जोड़ के हमारे दिमाग के डॉट्स खोल दिए हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते रहे। आपको, मुझे लगता है दर्शकों को कुछ मजा आया होगा हमारे नवीन जी की जो है धुरंधर पिक्चर की बैंकिंग के साथ रिलेट करने में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।